हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होगे और अपने ही घरों में होगे लॉकडाउन की वजह से। तो एक महत्वपूर्ण पार्ट है दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो सबसे पहले इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, ये 6 कंडीशन है उसमें। तो हम 6 को क्रम से अध्ययन करेंगे। पहला है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो। दूसरा है जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो। तीसरा है जब वस्तु सी पर हो, यानी सी का मतलब है वक्रता केंद्र। जब वस्तु सी और एफ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। जब वस्तु फोकस पर हो और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर हो, कभी भी जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत कहीं होता नहीं है। हम वस्तु को दिखाने के लिए और यहाँ डॉट डॉट कर देते हैं, क्योंकि अनंत वास्तव में होता नहीं तो थोड़ा दोनों को डॉट डॉट दिखा देते हैं। यहाँ ओ लिख देते हैं, यहाँ ओ है। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो ये फोकस से होकर जाएगी, ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और दूसरी किरण जो सी से होकर जाएगी, यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु से चलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं। दूसरी किरण जो सी से होकर जाएगी वो अपने ही रास्ते से यहाँ टकराने के बाद जिस मार्ग से जा रही उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से फिर वापस लौट जाएंगे। तो दोनों परावर्तित किरणें, ये लौटने वाली किरण, इसकी लौटने वाली किरण है, जहां काटेंगी वहां पर अगर वहां से इस पर लंब डाल दिया जाए तो बिल्कुल ये जाकर यह पर एकदम मिलेगा। ये आई बनेगा, आई डैश बनेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उससे चलने वाले प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर आती है। पहली किरण जो फोकस से होकर जाती है वो यहाँ से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट आती है। हमने बताया था कल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में, हमने बताया था कि एफ से जाने वाली दूसरा नियम था कि जो किरण फोकस से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है और जो सी से होकर जाती है वो अपने ही मार्ग से लौटती है। दूसरा नियम था, ये तीसरा नियम था। तो दोनों नियमों का प्रयोग किया। दोनों परावर्तित किरणें जहां काटती है वो ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश होगा और यहाँ से जब इस पर लंब डाल देंगे तो जो बिंदु ओ है इसके समकक्ष प्रतिबिंब आई होगा। तो ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश है। वस्तु अनंत पर रखी है, बहुत बड़ी वस्तु होगी नहीं तो दिखेगी नहीं, बहुत बड़ी वस्तु अनंत पर रखी हुई है और इसका जो प्रतिबिंब बना वो फोकस पर बना है, बहुत छोटा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं। इसमें से जो किरण फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण जो सी से होकर जाती है वो परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग से वापस लौट आती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब आई आई डैश ही वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब देखिए बना कहां पर है, यह पर। प्रतिबिंब की स्थिति है बिंदु यह पर। प्रतिबिंब है, वस्तु देखो सीधी रखी हुई, प्रतिबिंब उल्टा है और किरण वास्तव में काट रही तो वास्तविक है और आकार में वस्तु से बहुत छोटा है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत छोटा होता है।
ये हो गई पहली कंडीशन। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब आकर बनता है फोकस पर। दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, इधर कहीं बहुत दूर अनंत है, ये सी है, वस्तु को यहाँ पर रख लेते हैं अनंत और सी के बीच में, वस्तु को अनंत और सी के बीच में रख लेते हैं। जब अनंत और सी के बीच में रखेंगे ओ ओ डैश को, तो देखते हैं यहां से जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, दर्पण से टकराएगी। पहला नियम जानते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर चली जाती हैं। ये किरण चली जाएगी फोकस से, और दूसरी किरण जो सी से होकर जाएगी, तीसरा नियम, वो यहां से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो दोनों परावर्तित किरणें जहां काटेंगी वहां हम आई डैश लिखते हैं, और आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं, आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं, जहां मिलता उसको लिख देते हैं आई। तो यहाँ पर ये दूसरा चित्र हमारा है, इसमें पहला और तीसरे नियम का हमने प्रयोग किया है। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में, ओ ओ डैश अनंत और सी के बीच में रखी है, तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से होकर लौट आती है, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है वो परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग से वापस लौट आती है। दोनों परावर्तित किरणें बिंदु आई डैश पर काटती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब आई आई डैश ही वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है? सी और एफ के बीच में है। प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है। प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है। वास्तविक का मतलब वास्तव में किरणें काट रही है, वास्तविक है, और वस्तु से छोटा। ये वस्तु थोड़ी सी बड़ी है, प्रतिबिंब उससे छोटा है। तो अनंत और सी के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। तीसरी कंडीशन है जब वस्तु सी पर हो। अब की बार वस्तु को सी पर ही रखते हैं, वस्तु यहाँ सी पर है, इससे जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, यहाँ टकराने के बाद फोकस से होकर निकल जाएगी, टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाएगी, और दूसरी किरण जो एफ से होकर जाएगी तो यहाँ टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यहाँ टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों किरणें जहां काटेंगी वो होगा एस, और यहां से जब हम मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा आई आई डैश, और ये बिंदु है सी, ओ ओ डैश। तो सी पर जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। सी पर ऊपर रखिए, नीचे प्रतिबिंब बना है, तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बिल्कुल बराबर होता है। इसका प्रतिबिंब जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब वास्तविक है क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में काट रही है, और उल्टा है, ये वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है, और वस्तु जितनी बड़ी प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा है, वस्तु के बिल्कुल बराबर होता है। ये है तीसरी कंडीशन। चौथी है जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो। अब की बार वस्तु को सी और एफ के बीच में रखना है यहां पर, तो इससे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर चली जाएंगी, और दूसरी किरण जो फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के बाद,
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों किरणें एक दूसरे को जहां काटेंगी वो होगा आई डैश, और यहां से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, यहां से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब आई आई डैश होगा। तो ये ओ ओ डैश वस्तु है। तो वस्तु ओ ओ डैश जब सी और एफ के बीच में रखी है तो ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर लौट आती है, और दूसरी किरण जो एफ से होकर जाती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें जहां काटती हैं उसको हम मान लेते हैं बिंदु आई डैश, और आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं आई आई डैश। तो इसकी स्थिति कहां है? सी से दूर, यानी सी और अनंत के बीच में। तो सी और एफ के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु की तुलना में थोड़ा सा बड़ा है, वस्तु से बड़ा होता है। अब चौथी कंडीशन है जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो। फोकस पर जब वस्तु होती है, यहां पर वस्तु है फोकस पर, वस्तु को मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर चली जाती हैं, परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती हैं। और दूसरी किरण जो सी से होकर जाती है, दूसरी किरण जो यहां से सी से होकर जाती है वो अपने ही रास्ते से वापस लौट आती है। जो सी से होकर जाती है टकराने के बाद अपने ही मार्ग से वापस लौट आती है। तो एफ पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो फोकस से होकर लौट जाती है, और दूसरी किरण यहाँ से जो सी से ऐसे चलती है वो यहाँ से टकराने के बाद फिर अपने ही मार्ग से लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिल्कुल एक दूसरे के समांतर हो गए, पैरेलल हो गई, और समांतर किरणें एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? समांतर किरणें वास्तव में नहीं काटती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये दोनों किरणें अनंत पर काटेंगी, और अनंत पर काटेंगी जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा। तो एफ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि किरण आगे बढ़ रही है तो पीछे बढ़ाया जाएगा, तो आभासी अगर आगे ही बढ़ रही तो वास्तविक उल्टा और वस्तु की तुलना में अनंत पर बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर वस्तु को दिखाया गया, यहाँ चाहे तो प्रतिबिंब को डाट डाट करके दिखा सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है। कभी अगर दो समांतर किरणें पूछा जाए कहाँ काटती है, तो या तो हम कहेंगे काटती नहीं है, अगर फिर भी कहना है कि काटती कहाँ पर है तो अनंत पर काटती। दो समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, और प्रतिबिंब इसका जो है अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और जो आखिरी इसकी कंडीशन है, जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, तो जब वस्तु एफ और पी के बीच में होती है तो इसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर लौट जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की से होकर चली जाती है, और जो किरण सी से होकर जाती है वो अपने ही मार्ग से वापस लौट आती है। सी से जाने वाली किरण, जो किरण सी से होकर जाती है वो अपने ही मार्ग से वापस लौट आती है। और दोनों किरणें जो लौट रही है, अगर देखा जाए तो एक दूसरे से दूर हट रही है,
और दूर हटती हुई किरणें एक दूसरे को नहीं काट सकती है। अगर ये नहीं काटती है तो क्या करेंगे, इनको आगे बढ़ाने से कोई फायदा हमको नहीं होगा। हम इन किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे, इन किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे, और पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके काट देंगी, और जहां काटेंगे वो होगा आई डैश, और आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे, यहाँ हो जाएगा आई। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि किरणों को पीछे बढ़ाने पर मिला है, दर्पण के पीछे जाकर मिला है, इसलिए ये प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और पोल के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगर पूछा जाएगा स्थिति कहाँ है, तो इन सब में स्थिति कंफर्म थी किसी और एफ के बीच में, यहाँ एफ पर, वहां पर सी पर, यहाँ पर सी और अनंत के बीच, यहाँ अनंत पर, लेकिन यहाँ पर नहीं पता है हमको, तो हम कहेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। ये 6 कंडीशन है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के लिए। तो चित्र बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन है, एक जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत के अलावा कहीं भी हो। तो जब वस्तु अनंत पर है तो हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले बनाते उत्तल दर्पण, गहरे भाग पर कलई की जाती है उत्तल दर्पण में, और उभरा हुआ तल परावर्तक होता है। इसका मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, यहाँ पर P है, यहाँ पर F है, और यहाँ पर C। वस्तु रखी है कहीं अनंत पर, वस्तु रखी है कहीं अनंत पर, और अनंत पर हम वस्तु को वास्तव में दिखा नहीं सकते, इसलिए हम बिंदुदार ही दिखा रहे हैं, और इसको भी बिंदुदार दिखाएंगे क्योंकि लंबाई यह सीमित है। तो यहां से चलने वाली सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, ज्यादा नहीं बना लगेगा। तो यहां से चलने वाली सभी किरणें एक दूसरे के बिल्कुल समांतर चलेंगे। और हमने कल बताया था पिछले वीडियो में कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ टकराती है, टकराने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे फोकस से होकर आ रही है, ऐसे बाहर निकल जाती है। और कोई व्यक्ति अगर बाहर से देखता है, वास्तव में यहाँ एफ तक नहीं जाती है, ऐसे यहाँ टकराए, टकराने के बाद लौट जाएगी, लेकिन अगर हम बढ़ाए तो फोकस की तरफ बिल्कुल जाकर मिलेंगे, फोकस पर ही। दूसरी किरण ये भी बिल्कुल फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तीसरी किरण ये भी बिल्कुल फोकस से आती हुई ही प्रतीत होगी। चौथी किरण बिल्कुल फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये किरणें जो अनंत से अनंत पर रखी वस्तु से चल रही है, ये जब इसका प्रतिबिंब बनता है
तो यहाँ पर सभी किरणें एक दूसरे से दूर हट रही हैं, इनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर एक दूसरे से मिलने की संभावना नहीं है तो हम कहते हैं इनको पीछे बढ़ाएंगे, और पीछे बढ़ाने पर सभी किरणें एक बिंदु यह पर जाकर मिल रही हैं और यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत पर स्थित वस्तु का जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, फोकस पर बनता है, और वस्तु चाहे जितनी बड़ी हो प्रतिबिंब एकदम बिंदु के आकार का होता है, बिंदुवत प्रतिबिंब बनता है। ये एकदम बिंदु के आकार का प्रतिबिंब होता है जब वस्तु अनंत पर हो। और दूसरी जो है किसी भी स्थिति में, अन्य स्थिति में, अन्य स्थिति में, अन्य स्थिति में क्या होगा, ये इसका ध्रुव है, पोल है, यहाँ पर इसका सी है, यहाँ पर इसका फोकस है। वस्तु मान लीजिए दर्पण के सामने कहीं भी रखी है, यहाँ पर रखी है, यहाँ पर रखी है ओ डैश। यहां से जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, यहां से जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अभी बताया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, तो ये किरण ऐसा लगेगा कि यहाँ एफ से होकर ऐसे बाहर निकल रही है, पीछे बढ़ाने पर एफ पर जाकर मिलेगी और वास्तव में यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद सीधे बाहर की ओर निकल जाएगी। और दूसरा इसका जो तीसरा नियम था, जो किरण सी की ओर जाती है, सी की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण अपने ही रास्ते से वापस लौट आती है, यहाँ टकराएगी, इसको पार तो कर नहीं पाएगी क्योंकि अपारदर्शी है, तो टकराने के बाद अपने ही मार्ग से वापस लौट आएगी। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जो किरण सी की ओर जाती है वो परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते से वापस लौट आती है। और दोनों किरणों को इसको बढ़ाएंगे तो एफ पर जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो सी की ओर जाएगा। दोनों एक दूसरे को जहां काटेंगे वो होगा बिंदु आई डैश, और आई डैश से अगर हम मुख्य अक्ष पर लंब डाल दें तो यहाँ मिलेगा आई। और चूंकि वास्तव में नहीं काट रही इसलिए इसको हम थोड़ा बिंदुदार बना लेते हैं। तो अन्य कंडीशन में एक तो अनंत वाले पर एफ पर ही बनेगा बिंदुवत आकार का, अन्य स्थितियों में अगर अनंत से हम नजदीक लाएंगे तो जो प्रतिबिंब होगा ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और सदैव वस्तु से छोटा होगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, जैसे देखो जब अनंत पर है वस्तु, जब वस्तु यहाँ अनंत पर है तो अनंत वाला यहाँ पर बन रहा है, और जैसे जैसे हम अनंत से करीब लाएंगे वैसे वैसे एफ से पी की ओर भागेगा। जितने वस्तु को इधर ले जाओगे उतने प्रतिबिंब पी की तरफ एफ से भागता हुआ आएगा। तो ऐसी स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा कभी भी प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता, सदैव आभासी ही बनता और हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, और इसकी स्थिति पी से लेकर के एफ तक ही रहती है और कहीं नहीं होता, इसके बाहर प्रतिबिंब नहीं जाता है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बार